सोचो कि अगर एक दिन आपके बॉडी में एक छोटा सा भी विटामिन बिगड़ जाए, जो कि ब्लड बनाता है, जो डीएनए को रिपेयर करता है और जो प्रेगनेंसी में बेबी का जो ब्रेन होता है ना उसको भी बचाता है, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे बॉडी में। तो आज हम वीडियो में वही जानेंगे कि क्या होगा हमारे बॉडी में जब विटामिन B9 यानी कि जो फोलेट है वो ज़्यादा हो जाए फिर कम हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। उससे पहले मेरा एक सवाल है कि विटामिन B9 जो होता है ना, विटामिन B9, फोलेट, फॉलिक एसिड, ये 3 अलग अलग चीज़ है या फिर एक ही चीज़ है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद से फिर हम बात जानेंगे कि क्या होगा हमारे बॉडी में जब विटामिन B9 यानी कि फोलेट या फॉलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए। तो देखिए, तो ये विटामिन B9 जो होता है ना, क्योंकि क्या होता है ना, सबके मन में एक सवाल आता है कि क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है ना वो फॉलिक एसिड लिखता है और जो न्यूट्रिशियंस होते हैं ना वो बोलते हैं कि नहीं आप फोलेट वाला जो खाना है उसको खाया करो, ठीक है, उसको बढ़ाओ, जो जिसमें फोलेट ज़्यादा पाया जाता है उसको बढ़ाया करो, जैसे आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, इन सब चीज़ों को खाया करो। और कुछ कुछ बुकों में लिखा रहता है क्या कि THF, मतलब ये 3 अलग अलग है या फिर एक ही है। इसी को सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि ओके। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या हो जाए हमारे बॉडी में विटामिन B9 की मात्रा ज़्यादा हो जाए फिर कम हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन B9 जो है ना, इसका डिफरेंस नाम की है। देखिए, जो एक फोलेट होता है, एक फॉलिक एसिड, एक होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट और एक होता है 5-मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे कि हम जो हमारा फोलेट होता है ना ये नेचुरल फॉर्म से होता है, ठीक है, जो हमारा नेचुरल फूड होते हैं उसमें मिलता है। ओके, जैसे आपका ग्रीन लीफी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, कुछ बीन्स और कुछ फ्रूट्स में मिलते हैं, ठीक है, जिसको बॉडी जो होता है ना डायरेक्टली यूज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा दूसरा है फॉलिक एसिड, जिसको हम लोग फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो कि आपको प्रेगनेंसी में बहुत सारे लेडीज़ों को देखे होंगे दिया जाता है फॉलिक एसिड 5 mg के नाम से। ओके, जो कि एक सिंथेटिक फॉर्म होता है, जो कि टेबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म और कुछ फोर्टिफाइड फूड में आपको मिलता है। ओके, जो कि बॉडी में जाने से पहले बॉडी में जाता है तो उसके पहले उसको बॉडी हमारे क्या करती है, उसको एक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट करती है, उसके बाद उसका यूज करती है। उसके बाद जो हमारा तीसरा है ना टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में THF बोलते हैं। ये जो होता है ना एक्टिव बायोकेमिकल फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीजन में काम करता है। मतलब मेडिकल और जो भी आपका जो मेडिसिनल या बायोकेमिस्ट्री जो बुक होती है ना उसमें ज़्यादातर आपको THF यानी कि टेट्राहाइड्रोफोलेट नाम मेंशन रहेंगे, जबकि फॉलिक एसिड ये कम मेंशन रहेंगे और फोलेट वाला भी कम मेंशन रहेगा। फोलेट वाला ज़्यादा मेंशन वहाँ पर रहेगा जहाँ न्यूट्रिशन की बात हो रही है, जहाँ टेबलेट कैप्सूल की बात हो रही है वहाँ फॉलिक एसिड मेंशन रहेगा, और ज़्यादातर बुकों में क्या रहेगा THF टेट्राहाइड्रोफोलेट यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा चौथा नंबर नाम है ना 5-मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, मतलब कि 5-MTHF। ये जो होता है ना सबसे एक्टिव और यूजेबल फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली BBB बोले तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, ठीक है, जो कि MTHER जो जीन म्यूटेशन वाले जो होते हैं ना उनके लिए बेस्ट फॉर्म माना गया है। कौन सा? 5-मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। उसके बाद से यहाँ पे एक और है पेट्रोगिल ग्लूटामिक, ठीक है, पेट्रोइल ग्लूटामिक, यही साथ लिखा है पेट्रोइल ग्लूटामिक एसिड, जो कि कहता है जो फोलिक एसिड होता है ना, इसी का क्या है ये केमिकल नाम होता है, जो कि मोस्टली आपको टेक्स्ट बुक या जो फिर फार्माकोलॉजी जो होते हैं ना बुक उसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। ओके, देखिए यहाँ पे जो फूड से जो मिले उसको फोलेट बोलते हैं, और जो टेबलेट से मिले उसको फॉलिक एसिड, और जो बॉडी के अंदर जाके हमारी बॉडी है ना उसके अंदर जाकर काम करे उसको THF या 5-MTHF बोला जाता है। देखिए, विटामिन B9 एक ही चीज़ नहीं होती है, इसके जो नाम है वो बदलते रहता है। जैसे फूड में हो गया फोलेट और टेबलेट में हो गया फॉलिक एसिड, और बॉडी में जाकर के ये THF में कन्वर्ट होता है। मतलब आपके मन में जो भी इंसान कोई पढ़ता होगा, अब आपके मन में जाहिर सी बात है कि एक सवाल आना ही चाहिए कि अगर मतलब हमारे जो ये तीनों नाम है एक ही है तो फिर मतलब ये एक ही तरह काम करता है, फिर ये डिफरेंट नाम क्यों? तो ये डिफरेंट नाम इसलिए पड़ता है ना क्योंकि सोर्स के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे आपका ये फॉलिक एसिड जो हो गया आपका, जो फोलेट हो गया वो नेचुरल फूड से हो गया, जो फॉलिक एसिड जो टेबलेट सिंथेसिस हो गया, जो टेट्राहाइड्रोफोलेट हो गया ये आपका एक्टिव फॉर्म होता है। ओके, ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पानी हो गया, पानी, ठीक है, पानी जो है आपका जल है, वाटर है, ठीक है, लेकिन अगर नदी में हो तो क्या बोलेंगे? नदी का पानी, ठीक। अगर बोतल में हो तो बोलेंगे मिनरल वाटर है, पीने वाला पानी है। और जैसे आपका जो बॉडी के अंदर जो सेल में होता है ना वो भी पानी ही होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? लेकिन है तो सारी चीज़ पानी ही है ना, लेकिन ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अलग अलग नाम से हम जानते हैं, ठीक है। जैसे पानी एक ही चीज़ है, बस सिचुएशन के हिसाब से सब चीज़ चेंज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देंगे, जैसे जो फॉलिक एसिड डज नॉट इक्वल टू फोलेट। ओके, मतलब जो फोलेट है और जो फॉलिक एसिड है ये मतलब कि केमिकली सेम नहीं होते हैं, बट न्यूट्रिशनल मतलब न्यूट्रिशनल पर्पज से इसको लिया जाता है, ये दोनों सेम ही होते हैं, विटामिन B9 ही होते हैं, ठीक है। जो फॉलिक एसिड को ना बॉडी जो होता है ना, जो हमारी बॉडी उसको क्या करता है, फॉलिक एसिड को बॉडी को कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जबकि फोलेट जो होता है नेचुरल यूजेबल होता है, जिसको आप
ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी आराम से ले सकते हैं, यूजुअली कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब फॉलिक एसिड की टेबलेट लीजिएगा ना तो वो क्या करेगा, हमारा बॉडी सबसे पहले फॉलिक एसिड को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा हमारे बॉडी में जब विटामिन B9 की मात्रा ज़्यादा हो जाए फिर कम हो जाए। तो उससे पहले देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामकृष्ण। अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन B9 यानी कि विटामिन B9 यानी कि फॉलेट या फॉलिक एसिड या THF कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए। तो ठीक है, तो देखिए जो विटामिन B9 होता है ना वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। ठीक है, जो कि काम करता है DNA एंड RNA सिंथेसिस, RBC बोल तो रेड ब्लड सेल्स को बनाता है और प्रेगनेंसी में जो न्यूरल ट्यूब होता है ना उसमें डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन B9 कम हो जाए। विटामिन B9 कम हो जाता है ना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया टाइप की होने लगती है। जैसे RBC प्रॉपर जो होता है ना मिच्योर नहीं होते, साइड में बढ़ जाते हैं लेकिन प्रॉपर मिच्योर नहीं होते, जिसके कारण ऑक्सीजन जो होता है कैरी नहीं कर पाते हैं, और ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे बॉडी में, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर क्या क्या होता है अब जाकर के इसी व्हाट हैपेंड व्हेन इफ वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, उस बात से जो दूसरा नंबर पॉइंट है मतलब इसी में है कि पेशेंट जो होता है ना हमेशा थका थका फील करेगा। ओके, अब ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो पेशेंट हमेशा थका थका फील तो करेगा ही। उसके बाद से दूसरा नंबर पॉइंट है कि एक्सट्रीम वीक एंड फैटिग होने लगता है जब विटामिन बी की कमी हो जाती है। तो मतलब जो ATP होता है ना वो प्रोडक्शन करता है, जो ATP प्रोडक्शन होता है ना वो इनडायरेक्टली अफेक्टेड होता है और एक्सट्रीम लेवल पे अगर विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो जिससे थोड़ी सी ही मेहनत करने पर क्या लगती है, सांस फूलने लगता है और एनर्जी ही नहीं बचती है। वो ऐसा लगता है अरे यार मुठमरे जैसे तो हो जाते हैं, ऐसे मतलब ऐसा लगता है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड नंबर पॉइंट है ना ब्रेन मेंटल इफेक्ट होता है। जैसे क्या होता है ना इरिटेबिलिटी होने लगती है, पुअर कंसंट्रेशन होने लगता है और डिप्रेशन जैसा भी फील होने लगता है, क्योंकि जो DNA सिंथेसिस है ना मैंने DNA सिंथेसिस ब्रेन सेल में ही भी डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि अब फोलेट जो क्या मेन काम होता है क्या ये जो है DNA और RNA को भी सिंथेसिस करता है, और हमारे जो ब्रेन है उसमें अगर DNA का सिंथेसिस नहीं होता तो मतलब ब्रेन सेल का जो सिंथेसिस है वो भी नहीं होगा तो फिर हमारे ब्रेन सेल का जो DNA का सिंथेसिस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद कुछ माउथ और टोंग चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे क्या होगा माउथ अल्सर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको टोंग या फिर टोंग जो होता है वो स्मूथ या फिर रेड और पेनफुल होने लगता है। ठीक है, ये रैपिड डिवीजन सेल्स जो सबसे पहले डैमेज होते हैं, मतलब वैसे सेल जो रैपिड डिवाइडिंग वाले होते हैं ना वो सबसे पहले डैमेज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेगनेंसी में भी कुछ सीवियर इशू होता है, जैसे जो फोलेट डेफिशिएंसी में क्या होता है ना जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है आपको। ठीक है, स्पाइन बिफिडा मतलब क्या होता है ना जो स्पाइन जो जुड़ते हैं ना आपस में उसमें थोड़ा वो डिस्टर्ब करता है उसका। ठीक है, उसके बाद से मुझे और उसके बाद क्या होता है बेबी का जो ब्रेन है ना जो स्पाइन कॉर्ड वो जो होता है इनकम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, ये सब प्रेग्नेंट लेडी में अगर कमी रहती है फोलेट की या फिर फॉलिक एसिड की तो ये सब हो सकता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है जो प्रेगनेंसी में से पहले क्या किया जाता है या प्रेगनेंसी के बाद भी डॉक्टर क्या करता है फॉलिक एसिड लिखता है प्रेग्नेंट लेडी को खाने के लिए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ बात करेंगे होमोसिस्टीन लेवल बढ़ना। जैसे में लो फोलेट से क्या होता है ना होमोसिस्टीन जो कि एक प्रकार का एमिनो एसिड है वो क्या हो जाता है अधिक हो जाता है। ठीक है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा हार्ट डिजीज जो होता है उसका रिस्क हो जाता है और स्ट्रोक का भी रिस्क हो जाता है। अब यहाँ बात करेंगे 7 नंबर पॉइंट की अगर हमारे बॉडी में विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो फिर इम्यून जो होता है ना इम्यूनिटी वो भी डाउन हो जाता है। जैसे वाइट ब्लड सेल भी प्रॉपर नहीं बनते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन जो होता है बार बार होता है और हीलिंग जो होती है वो स्लो हो जाती है। उसके बाद से क्या होता है कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। जैसे DNA रिपेयर वीक हो जाते हैं। ठीक है, और DNA रिपेयर वीक हो जाएंगे तो म्यूटेशन एक्यूमुलेट हो जाएंगे जिसके कारण तो कुछ कैंसर्स का भी रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है, मतलब अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन B9 यानी कि ज़्यादा हो जाए। जब हमारे बॉडी में विटामिन B9 ज़्यादा हो जाती है मोस्टली होती तब है जब आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, मतलब किसी सप्लीमेंट के थ्रू ही लेते हैं। जैसे फॉलिक एसिड का टेबलेट ले रहे हैं तभी आपके बॉडी में विटामिन B9 जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा विटामिन B9 जो होगी ज़्यादा हो जाएगी ना तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी मास्क हो जाती है। इसमें क्या होता है ये सबसे डेंजरस पॉइंट है क्योंकि जो फोलेट है ना एनीमिया ठीक दिखा देता है। ठीक है, लेकिन जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी को है उसको कंटिन्यूस करता है। रिजल्ट में क्या होगा इरिवर्सिबल ब्रेन नर्व्स डैमेज होने लगे जो कि आपको ऐसा नर्व्स डैमेज होगा कि जो कि रिवर्सिबल नहीं होगा। ओके, जैसे देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसकी मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है ना तो कुछ चीज़ की मात्रा रुक जाती है और वो चीज़ की मात्रा अगर रुक जाएगी तो टॉक्सिसिटी को करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए अगर विटामिन B9 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो विटामिन B12 जो होता है वो रुक जाता है, वो नहीं उतना हो पाता है। ठीक है, जिसके कारण इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद से यहाँ बात करें या फिर उसकी डिफिशियंसी भी हो सकती है। उसके बाद से यहाँ बात करें कुछ नर्व प्रॉब्लम होने लगती है जब विटामिन B9 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए नर्व
प्रॉब्लम होने लगेगा, जिसमें टिंगलिंग होने लगेगा, नंबनेस या फिर मेमोरी की इशू होने लगती है। उसके बाद आपका डाइजेस्टिव इशू होने लगता है, जैसे नोजिया, ब्लोटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। जो गट सेल वाला है ना वो ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा होगा हमारे बॉडी में तो फिर डायरिया, डाइजेस्टिव इशू, इस सब का कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे कुछ स्लीप डिस्टर्बेंस, जैसे क्या होता है ना, हाई डोज फॉलिक एसिड से इंसोम्निया और रेस्टलेसनेस भी इंसान फील करता है। उसके बाद कुछ सीरियस रिस्क भी हो सकता है, जो कि एपिलेप्सी पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि जो फोलेट एक्सेस होता है, जो एंटी प्लेटलेट जो ड्रग होती है, जो प्लेटलेट में यूज किए, एपिलेप्टिक में जो मतलब कि ड्रग यूज की जाती है ना, उसको मतलब ये इफेक्ट को क्या करता है, उसके दवा को जो उसके ड्रग को इफेक्ट को क्या करता है, ये कम कर देता है। कौन सा? फोलेट, जो अब एक्सेस मात्रा में फ्रूट लिया जाए तो, ठीक है। उसके बाद कुछ सीजर्स कंट्रोल जो होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। उसके बाद कुछ इम्यून जो होता है वो ओवर एक्टिवेशन हो जाता है, जैसे ओवर सप्लीमेंटेशन से क्या होता है, इम्यून जो होगा इम्बैलेंस होगा और इन्फ्लेमेशन का भी रिस्क बढ़ सकता है। मतलब ज़्यादा हुआ तभी दिक्कत, कम हुआ तभी दिक्कत। उसके बाद से हम बात करेंगे 7 नंबर पॉइंट कि कैंसर जो ग्रोथ होता है ना, उसमें जो कैंसर ग्रोथ होता है उसमें थोड़ा बहुत मतलब इफेक्ट डालता है। जैसे एग्जिस्टिंग जो सेल होते हैं, जैसे देखिए ये जो होता है ना फॉलिक एसिड या विटामिन बी9 या फोलेट, ये क्या करता है, न्यू कैंसर क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। बट अगर प्री एग्जिस्टिंग एबनॉर्मल सेल है ना, तो फिर क्या करेगा, जो फोलेट है ना उनको क्या करेगा, ग्रो करने में थोड़ा बहुत मदद कर देता है। किनको? जो हमारे जो कैंसर वाले जो सेल होते हैं, जो पहले से ही मतलब क्या होते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से एबनॉर्मल जो सेल हो ना, उनको ग्रोथ करने में ये क्या करता है, थोड़ा बहुत हेल्प हो देता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे जिंक एब्जॉर्प्शन कम होता है, जैसे हाई फोलेट क्या करता है, जिंक की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है, और जिंक के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है, जिससे टेस्ट मतलब अब देखिए जिंक का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा। आप जिंक का टेबलेट ले रहे हैं, फॉलिक एसिड की टेबलेट ले रहे हैं, और फॉलिक एसिड का टेबलेट ज़्यादा हो गया, जिंक का टेबलेट जो होगा वो कम होगा, मतलब जिंक का टेबलेट उतना ही ले रहे हैं, प्रॉपर ले रहे हैं, तो क्या होगा, जिंक का जो एब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस कर देगा फॉलिक एसिड, और जब फॉलिक एसिड अगर जिंक का जो एब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, आप खा रहे हैं उतना ही, जैसे अब 10 mg की खा रहे हैं फॉलिक एसिड भी, और 10 mg की खा रहे हैं और जिंक भी, और मान लीजिए 50 mg की खा रहे हैं फॉलिक एसिड, ठीक है, या 10 mg की खा रहे हैं फॉलिक एसिड, जितना भी खा रहे हैं, अगर आपके बॉडी में फॉलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और जिंक आप उतना ही ले रहे हैं, तो क्या करेगा फॉलिक एसिड, अब जिंक के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब जिंक का एब्जॉर्प्शन कम कर देगा तो आपके बॉडी में जिंक की जो मात्रा है जो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिंक की मात्रा हाई हो जाएगा तो क्या होगा आपको पता है, टेस्ट, इम्यूनिटी, वुंड हीलिंग इफेक्ट भी आने लगता है। और भी जानकारी के लिए आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, जो व्हाट हैपेंड इन इफ का जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें आप जाकर देख सकते हैं क्या होगा जब हमारे बॉडी में जिंक की मात्रा ज़्यादा हो जाए फिर कम हो जाए। तो दोस्तों विटामिन बी9 का कम होना भी डेंजरस है, मतलब कम होना भी नहीं चाहिए। और बिना मतलब सोचे बुझे अंधाधुंध क्या करें, आप विटामिन बी9 के सप्लीमेंट ले रहे हैं तभी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। जो हमारा नेचुरल सोर्स हो ना, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एवोकाडो ना लीजिए आप, पल्स ले लीजिए, बीन्स ले लीजिए, एवोकाडो बहुत महंगा फ्रूट है, ठीक है। इन सब में होता है हमारा बी9, ओके। इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं चाहिए हमारे बॉडी को, बहुत कम ही मात्रा चाहिए होता है, ओके। उसके बाद आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद से कुछ MCQ है, जो कि वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए नहीं बता रहा हूँ। चाहे तो आप वीडियो को यहाँ पॉज करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक MCQ है, उसके बाद से यहाँ पे MCQ का वो ऑप्शन है, उसके बाद से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है कि हाँ कैसे क्या, ठीक है। इससे क्या होता है ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। बाकी वैसे भी मैं कमेंट वाला सेक्शन वहाँ पर भी, और जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, ओके। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर कहीं गलत दिखे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।